अच्छा, तुम कह रहे हो कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, कोई नया तरीका बताओ, यूनिक तरीका बताओ और जो आज के मार्केट में नई आग लगा सके। देखो, ऐसा है कि भ्रम और चमत्कार में एक बारीक सी लाइन होती है जिसे हम कहते हैं लक। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस वैल्यू और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने तो ये बता दिया था कि 90% इंडियन स्टार्टअप्स पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 20% स्टार्टअप्स ही हैं जो 3 साल से आगे जा पाते हैं। हाँ, उसमें ये फैक्टर जरूर आ जाते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट, आपके आसपास के लोगों का माइंडसेट भी ये फैक्टर डिसाइड करता है कि फेल होगा या पास। तो इस वीडियो में हम कुछ यूनिक आइडियाज तो जानेंगे ही, उन्हें एग्जीक्यूट कैसे किया जाए वो भी जानेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों इंडिया में चीज यूनिक बनाना सबसे बड़ा श्राप है। अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा सब कुछ भेड़चाल जैसा हो गया? ऐसा लग रहा है मैट्रिक्स में कोई रील्स का लूप लग गया है, क्योंकि अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा सब कुछ भेड़चाल जैसा हो गया? चाहे वो पॉडकास्ट हो, पर्सनल ब्रांड बनाना हो या MBA हो। और ऐसा क्यों है यहाँ की यूनिक चीज को एप्रिसिएशन तभी मिलता है जब कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान उसे करता है और उसके बाद बाकी सारे करते हैं, और जब हम उसे करेंगे तो खड़ा यहाँ सनी देओल क्यों बन रहे हो भाई? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अब तुम इस भाई साहब का एग्जांपल ले लो जो शार्क टैंक में आए थे। हाँ, विलायत का था, लेकिन देख लो क्या जाता है। बंदे की यूनिक थिंकिंग थी, लेकिन शार्क्स को समझ में नहीं आई, लेकिन आज वो खुद शार्क बन के बैठा हुआ है। लेकिन अगर तुम चाहो कि तुम भी ऐसा करो तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी डार्क और डिप्रेसिंग होती है। इंडिया की कुल आबादी 140 करोड़ है ही नहीं। ज्यादातर इंडियन स्टार्टअप्स के लिए या यूनिक कॉन्सेप्ट्स के लिए वो आबादी 20 करोड़ ही है। इससे तुम ऐसे देख सकते हो कि इंडिया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आता है टियर 1, यानी कि ये सिटीज। अब करीब 20 करोड़ लोग 20 लाख हर साल GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं, और इस टियर में जाने पे तुम्हारे सबसे ज्यादा हाई चांसेस हैं कि यूनिक आइडिया को एक्सेप्ट किया जाएगा और उसे यूज भी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट से ज्यादा वैल्यू को देखा जाता है और लोगों का माइंडसेट भी यही रहता है कि आगे नई चीजें और ट्राई करनी है मुझे। हाँ, ये वही लोग होते हैं जो इनकम टैक्स टाइम पे भरते हैं और मेनली टॉप 1 से टॉप 3% लोगों में आते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, सबको पता है आप खुद में ही एक कंपटीशन तो है ही, और सामने वाला भी आपको जीने नहीं देगा, या अगर आपने एकदम ही यूनिक कॉन्सेप्ट बनाया तो वो आपको खरीद लेगा। इसलिए लोग अपना यूनिक प्रवृत्ति का आइडिया दूसरे टियर में ट्राई करने ले जाते हैं। दूसरा टियर, जहां पर भारत का दिल यानी मिडिल क्लास राज करता है। सो कॉल इंडियन स्टार्टअप्स के लिए ये आबादी 15 करोड़ ही है, जो हर साल 9 लाख रुपए GDP में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये टियर आपको एक्सेप्ट ही तभी करेगा जब आप उन्हें वैल्यू दोगे उस कॉस्ट के ऊपर जो वो बताएं, या उनको वो चीज समझ में आए, या वो आपको समझ सकें। और इसलिए आप देख रहे होंगे सब लोग पर्सनल ब्रांड बनाने में लगे पड़े हैं, जो कि CEOs हैं, 30,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं, लेकिन फिर भी वो YouTube पे वीडियोस बना रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, ताकि वो टियर 2 में भी एक्सपैंड कर सके और लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें। क्योंकि मिडिल क्लास से आप एक बार कनेक्ट करते हो तो वो लंबे टाइम तक आपके साथ जुड़े रहते हैं। हाँ, कोलगेट की पेस्ट अभी भी तुम्हारे बाथरूम में होगी ना, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है कब तक। आपने उनको यूनिक चीज तो दी, लेकिन उनको कन्वेंशनल तरीका ही सबसे बेस्ट आता है, तो वो आपके पास या आपका सामान यूज क्यों करेंगे? हाँ, धीरे धीरे ये माइंडसेट चेंज हो रहा है, बट यहाँ वैल्यू ज्यादा मैटर करती है उस कॉस्ट पे। वरना यहाँ पर एक और घोटाला है, उसने यूज नहीं किया तो मैं क्यों करूं भाई? पहले उसको करने दो, टेस्ट कर ले वो आराम से। इसलिए आप देख रहे होंगे जोमेटो टियर 1 से स्टार्ट हुआ, पॉपुलर हुआ, अब टियर 2 में सबसे ज्यादा है, और टियर 2 से अब धीरे धीरे टियर 3 में जा रहा है। देखो, एक फैक्ट की बात बताता हूँ, इंडिया में 90% स्टार्टअप्स किसी से इन्फ्लुएंस्ड हैं। अगर चीप भाषा में बात करूं तो कॉपी है, लेकिन उससे लोगों का थोड़ा ईगो हर्ट हो जाता है, तो मैं वो कॉपी शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पता है कि यार जो चीज पहले चल गई और हमारा मेन मोटिव ही पैसा कमाना है, तो जो चीज चल रही है उसी को ले लो आगे, उसी में थोड़े बहुत बदलाव कर लो और लोगों के सामने रख दो, और लोग उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं क्योंकि वो चीज मार्केट में चल रही होती है। तो ज्यादा लोग दिमाग नहीं लगाते कि यार क्या यूनिक बना के करेंगे, पहले से चल रहा है तो चलने दो। अब जैसे ये चैनल को देख लो, एक तो हम इन्फॉर्मेशन के साथ थोड़ा सा मजा आए ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, YouTube खेल कर देता है हमारा। खैर, अब मैंने ऐसे क्यों बोला था, यहाँ पर यूनिक चीज बनाना एक श्राप है। अगर आप बिल्कुल ही नए हो और कोई यूनिक चीज करने जा रहे हो, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और पैसा लगाने को भी ज्यादा नहीं है,
क्योंकि यूनिक चीज डिमांड करती है, क्योंकि आपको मार्केट में उसका एक्सपोजर लाना है, लोगों को बताना है कि भाई ये एक नया तरीका है, उनको एजुकेट करना है, तो उसमें पैसा भी लगता है। और वहाँ रिच लोगों के लिए या रिसोर्सेसफुल लोगों के लिए वो काम आसान हो जाता है, उनके लिए वो वरदान। और अगर तुम कोई यूनिक चीज स्टार्टिंग से कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए श्राप है। और इसलिए कहा जाता है पहले पैसा कमाओ और फिर कोई नई चीज करो। लेकिन तुम लोग हो जिद्दी, तुम जाओगे टियर 3 में भी इसकी जांच कर रहे हैं। तो बता देता हूँ, टियर 3 जहाँ भारत की सबसे ज्यादा आबादी 130 करोड़ लोग, जो जीडीपी में हर साल 2 लाख कंट्रीब्यूट भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, वहां पर नेसेसिटी इंपॉर्टेंट बन जाती है। आपका यूनिक लग्जरी आप अपने पास रखो। इसलिए कहते हैं कि टारगेट ऑडियंस चूज करना कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये कंपनीज टियर 1 को टारगेट करती हैं, ये कंपनीज टियर 2 को करती हैं और ये टियर 3 को करती हैं। तो इससे हमें 3 ऑडियंसेस पता चल गई कि पहली ऑडियंस वैल्यू वाली, दूसरी ऑडियंस कॉस्ट वाली और तीसरी ऑडियंस नेसेसिटी वाली। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जितना मुझे पता है, तो टियर 1 ऑडियंस में जाना सबसे बेस्ट रहता है। इसलिए आप देख रहे हैं ज्यादातर स्टार्टअप्स वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन टियर 1 में वही दिक्कत है कि अगर आप ज्यादा यूनिक होंगे तो लोग आपको खरीद लेंगे, और अगर आप थोड़े यूनिक होंगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप कंपटीशन को बीट करते हैं, आपका आइडिया भी यूनिक है, तो आप धीरे धीरे फैलते जाओगे टियर 2 में और टियर 3 सिटीज में। लेकिन हाँ, अगर आपने ये डिसाइड ही कर लिया है कि मुझे यही ऑडियंस को टारगेट करना है, जैसे इन कंपनीज ने किया, तो वहां आपको सिर्फ पैशन और डेडिकेशन की जरूरत है और कुछ भी नहीं। अब इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे 3 आइडिया जरूर शेयर करना चाहूंगा जो करंट मार्केट में ट्रेंडिंग में है और आगे भी रहेंगे। पहला आता है AR टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी। AR टेक्नोलॉजी अब वो पोकेमॉन गो वाला सीन नहीं है, ये एक डेडिकेटेड बिजनेस बन चुका है उनके लिए, यानी कि फूड बिजनेस, एंटरटेनमेंट बिजनेस, मीडिया बिजनेस अब AR का यूज करने वाले हैं बहुत जल्द। आपने ये अपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, वो एक AR एडवर्टीजमेंट होगी और आपके न्यूज़पेपर में चलने लगेगी। फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखा जा रहा है, जहाँ पर मेन्यू कार्ड्स को अब AR में कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि मेन्यू कार्ड्स में जो डिशेज होती हैं वो देखने में तो काफी अच्छी लगती हैं, लेकिन AR की मदद से आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो बिना ऑर्डर किए कि वो कैसी लगेगी, कैसी दिखेगी आपके टेबल पे। हाँ, टेस्ट तो अभी AR में आया नहीं ना। यहाँ तक कि एडवर्टीजमेंट सेक्टर में भी ये बहुत इम्पैक्ट ला सकता है। अब रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सपीरियंस। अगर वो आपने लोगों को अपने एडवर्टीजमेंट से ही बता दिया तो वो मजबूर होते हैं बुकिंग करने के लिए। इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियों की शॉर्टेज, आपको पता है कि भाई 1-1 साल तक आपको बुक करानी पड़ती है और आपको दर्शन भी नहीं करवाए जाते। लेकिन AR टेक्नोलॉजी से सिर्फ एक QR कोड स्कैन करने पे ही आपको उस गाड़ी का पूरा AR मॉडल मिल जाएगा, जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं बिना कार के भी। और एक कम्पिटिटिव एज भी मिलता है, क्योंकि बहुत लोग इसे नहीं कर रहे हैं और आगे जाके सब लोग इसे करेंगे, फिर कोई नया चीज ढूंढनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जिसके बारे में मैंने और डिस्कस किया अपने एक आर्टिकल में, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। अब ये कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से आप इस AR को बना सकते हैं अपने लिए और एक अपनी एडवर्टीजमेंट एजेंसी भी खोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ AI टूल्स भी आते हैं, जैसे रियलिटी कैप्चर, पॉलीकैम या लूमा AI। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना ये आइडिया कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं। अब दूसरा आइडिया उन लोगों से इंस्पायर्ड है जो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस चालू करो। लेकिन क्या आपको पता है आप डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी आज चालू कर सकते हैं। अब इसको अलग अलग तरीकों से यूज किया जा सकता है। अगर मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करूं तो आज आपको अगर किसी प्लेटफॉर्म पे अपना म्यूजिक या साउंड ट्रैक रिलीज करना है तो उसके लिए डेडिकेटेड टूल्स आते हैं, डेडिकेटेड वेबसाइट्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो एक क्लिक में ही सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपका साउंड ट्रैक पहुंचा देंगे। अब यही काम जो है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी होने लगा है। अब फॉर एग्जाम्पल पॉडकास्ट इंडस्ट्री तो आप देख ही रहे हो रुकने का नाम नहीं ले रही है यार। और बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़ गई है अपना पर्सनल ब्रांड बनाने की कि वो हर पॉडकास्ट पे जाना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कंपनीज में जॉब पाने के लिए आपको उन्हें पिच करना पड़ता है या उनसे फंडिंग लेने के लिए पिच करना पड़ता है, वैसे ही एक पॉडकास्ट पे आने के लिए भी आपको पिच करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं पॉडकास्ट पिच। सबसे पहले तो लोगों को प्रोडक्टिविटी चाहिए और उनका काम जल्दी होना बहुत जरूरी है, तभी तो 10 मिनट डिलीवरी है?
इस आइडिया के अंदर इन्फ्लुएंसर एजेंसीज का भी जो धंधा है ना थोड़ा सा धीमा हो जाएगा अगर वो उसे अडेप्ट नहीं करती तो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी एज एन बिजनेस के पास अपॉर्चुनिटी है, वो डायरेक्टली किसी के साथ कनेक्ट कर सकता है, बीच में एजेंट की कोई जरूरत नहीं है। और जो वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो आपसे कुछ फीस चार्ज कर लेते हैं एज एन सब्सक्रिप्शन, लेकिन कमीशन बीच में नहीं लेते। यानी आपका क्रिएटर का सीधा बॉन्ड उस कंपनी के साथ होता है, जहां पर बीच में मिनिमल फीस जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है वही डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म चार्ज करता है, ना कि कमीशन बेस पे। खैर एक और आइडिया भी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो का पर्पस पूरा नहीं हुआ है। अगर आपको लोगों से हटके अगर पैसे कमाना है तो आपको एक लॉ मानना पड़ेगा, वॉल्सन्स लॉ। वॉल्सन्स लॉ हमें कहता है कि अगर आप इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस को प्रायोरिटी दोगे तो पैसा हमेशा आएगा। खैर वो तीसरा आइडिया क्या था वो लेफ्ट वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, और राइट वाली वीडियो में कौन से सबसे बेस्ट करियर्स रहेंगे उनकी रैंकिंग्स मैंने करी है 2024 के हिसाब से। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ।